ITS, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब तुमने मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। एंड मैं आपको बता दूं साक्षी को मैं तब से जानती हूँ जब से ये फाउंडेशन भी पढ़ी थी, उसके बाद इंटरव्यू पढ़ी है, एंड नाउ टुडे शी इज अ फाइनलिस्ट। और मैं आपको ये बात का भी गारंटी देती हूँ कि फाइनल में भी शी विल बी शेयरिंग द सेम स्टेज विद मी बाय एडिंग प्रीफिक्स CMA बिफोर हर नेम, CMA साक्षी शर्मा विद AIR। इंटरव्यू रैंक आया है इसका, ठीक है, फाइनल में भी डेफिनेटली रैंक लेकर आएगी, एंड शी विल बी अगेन शेयरिंग द स्टेज विद यू गाइस, ठीक है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। So before I hand over the mic to Sakshi, let me felicitate you dear। और जैसे कि तुम लोगों को बोलते थे ITC वाला पार्टी, so this is a good day। आज नहीं तो कल पक्का जो है हम लोग मिलेंगे, ITC चलेंगे। You just give me your slot from the busy schedule। भैया कंजूसी नहीं, जोर जोर। Yes, you are allowed to do whatever you want today. Today is a day of celebration. And Sakshi, let me tell you, मतलब AIR 1 भी आया है। I think you must have got the message. First rank आया है, दूसरा rank आया है। So yes, Sakshi, मम्मी को क्यों नहीं लेकर आई? क्या हुआ यार? पूजा थोड़ा सा मतलब करना है, बट थोड़ा डिले कर देते हैं। चलो कोई नहीं, कोई और भी लेकर आना। You can keep this here. So सबसे पहले साक्षी बताओ, how is the feeling? Just एक-एक चीज में कोई एक मोमेंट का डिटेल चाहिए। When you got to see the result, when you got to know the rank, how is the feeling? जब आपने रिवील किया घर वालों को, पूरा सारा एक्सप्रेशन जितना भी आप बता सकते हो, ठीक है, सब कुछ शेयर करो हमारे बच्चों के साथ, because they want to get motivated by your journey। Yes, साक्षी। तो उसके बाद देखिए WhatsApp कॉल पे दिव्या मैम का मिस कॉल है, तो फिर मैं तुरंत कॉल बैक की, उसके पहले मैम का ही और एक कॉल आ गया। तो फिर मैम बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस AIR 42। साक्षी शर्मा बहुत कॉमन नेम है, मैं ही हूँ ना। फिर मैम बोली हाँ तो वो फोटो है उसमें तुम्हारा। फिर मैं भी खोल के जूम करके देखी, खोल रहा था साक्षी शर्मा रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो सब मिलाई। फिर मुझे समझ आया, फिर मैं रूम के बाहर गई अपने, तो मेरे पापा सो रहे थे, उनको मैंने बोला पापा हो गया 42 AIR 42। पापा बोला मास्क 42। पापा वापस सो गया, पास हो गई 42, ठीक है पास 40 होगा ना, पास हो गई, अच्छा सो गया वापस। फिर मम्मी को बोली 42, मम्मी बोली हाँ हाँ, तो फिर मैं बोली हाँ। सब होश में आया धीरे धीरे। फिर उसके बाद बहन मेरी पार्टी मांग रही थी, अभी भी मांग रही है वो, तो ये तो घर का उठूँ था, मम्मी रोने लगी, मम्मी रोने लग जाती है। तो मम्मी बहुत मेहनत की एक्चुअली, क्योंकि जैसे ब्रेकडाउन बहुत होता है एग्जाम में, 8 पेपर कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन होता है, खाना अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आता, बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन घर में अगर सही गाइडेंस है तो फिर बहुत हेल्पफुल होता है। साथ साथ में जगना, जबरदस्ती खाना खिलाना, भेजना। मैं अकाउंट्स का पेपर देने ही नहीं जा रही थी, मेरी मम्मी बोली तू जाकर ठीक कराओ, पास हो जाओ काफ़ी है, और नहीं भी हुई तो भी ठीक है। तो फिर वो एक पुश बहुत मैटर करता है। जो लोग PG में रह रहे हैं उन लोगों का स्ट्रगल अलग ही है। तो घर से बहुत सपोर्ट मिला, उसके बाद मैम से सपोर्ट मिला। मतलब मैम का इतना ध्यान था मेरे पे कि मैं रैंक थी कि उसके पहले मैम का फोन आ गया, और मैम थ्रू आउट मुझे बोलिए फाउंडेशन से कि मैम बोली थी कि तुम्हारा सिंगल डिजिट आएगा, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैम को। फाइनल में पूरा करना, हाँ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, सब एक अचीवमेंट। तो फिर मैम हमेशा ही बोलती थी कि तुम्हारा रैंक आएगा, अनबिलीवेबल लगता था, पर आया तो बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तक सेटिंग नहीं हुआ है कि रैंक आया है, अभी तक बोला ना मैंने, देखो ये एग्जैक्टली वही बोली है जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। तुमको सिंक इन नहीं हो रहा होगा रैंक, अभी तक नहीं, मतलब टेक्स्ट टाइम ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ ना, मतलब हाँ रैंक आया है, ब्लैंक हो जाते हैं, क्या रैंक समझ आया में नहीं आता। ऐसा The expression is you cannot understand what is going on right now. These are the moment, एक मोमेंट को समेटो, और मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली हो क्या रहा है। सुनना रे, जब फाइनल क्लियर हो जाएगा तब ये सब दिन रिकॉल करोगे, अरे यार इस तरह से बुलाया गया था, इस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ था, स्टूडेंट्स आर अपलोडिंग, आई हैव डन समथिंग बिग इन माय लाइफ। जैसे हम तुमको दिन भर प्रॉम्प्ट करते रहते हैं ना, एक बार थर्ड रैंक आया एक बार, बट देखो कितनी बार बोल दिया, 300 के ऊपर बार बोल दिया होगा, 3000 बार बोल दिया होगा। सो दैट इज एन अचीवमेंट। सो साक्षी, टेल मी योर जर्नी। जितना मुझे याद है
कि आपने एक टर्म डेफर किया था, राइट? तो मतलब कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कितनी बार कि दे कैन नॉट टेक अ गुड डिसीजन, सिंगल ग्रुप, बोथ द ग्रुप, वेदर आई शुड डेफर द टर्म और नॉट डेफर द टर्म. सो व्हाट मेड यू डेफर द टर्म? ऐसा लास्ट मोमेंट में क्या क्लिक हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट टर्म फॉर मी, आई शुड डेफर दिस टर्म एंड इट्स ओके, अगर इस बार मैंने नहीं भी दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वर्क हार्डर एंड विल मैं गिव माय बेस्ट. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिसअपॉइंट हो जाते थे ये सोच के कि यार अभी क्या करेंगे, नहीं हुआ इस बार. तो यू आर एन एग्जांपल, आपने टर्म भी डेफर किया बट स्टिल यू मैनेज टू स्कोर रैंक. सो टेल मी योर एंटायर जर्नी अबाउट दैट. मेरा सारे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने दिसंबर 2023 में फाउंडेशन दिया, तो उनका जो टर्म था वो दिसंबर 2024 था, तभी मुझे एग्जाम देना था. लेकिन मेरा सिलेबस जो था 6 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट था, पर 2 ऐसा था कि 25% भी नहीं था. अब वो भाग दौड़ के मैराथन करके शायद मेरा निकल भी जाता, लेकिन वो एक तो समय रियलाइजेशन क्या था. सबसे पहला बात, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, उतना प्रेशर नहीं होता और ये कोई समझा नहीं सकता. अभी मैं ये बोल रही हूँ पर अभी मैं बीकॉम का एग्जाम भी होगी ही दूंगी, लेकिन ये होता है कि प्रेशर हम एस्टिमेशन नहीं लगा पाते. या तो हम अपने पोटेंशियल को ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे, या फिर हम प्रेशर को ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे. सही प्रेडिक्शन, सही फोरकास्ट एक्सपीरियंस के अलावा कुछ नहीं दे सकता. ये बहुत बड़ा बात है. और दूसरा ये कि डेफर जो मैंने मेन किया, तो फिर मैं सोच रही थी दे दूँ या नहीं. तो काफ़ी जो मेरे 11th-12th के टीचर्स थे उन्होंने तो बोला दे दो कि हो जाएगा, पर नहीं भी हुआ तो प्रोफेशनल कोर्स में मैटर नहीं करता अटेम्प्ट. तो फिर उससे मुझे लगा, पर फिर एक मोहित सर का वीडियो आया था, मैं बहुत रैंक होल्डर का वीडियो हो गया, मोहित सर का वीडियो हो गया, सब मैं बहुत ब्राउज करती थी. तो फिर वो आया, अब उसमें सर बोलते देखो जिसका 50% भी सिलेबस हुआ वो जाके एग्जाम दे दो सारे सब्जेक्ट का, लेकिन अगर उससे कम है तो मत दो. फिर मैं बिना सोचे डेफर कर दी. और उसके बाद दिव्या मैम से अभी मैंने डिस्कस किया, तो मैम ने बोला कि तुम बोथ ग्रुप भी दो, सिंगल ग्रुप मत दो. तो उसके कारण भी, और बहुत बड़ा बात है मैम का, मतलब टाइम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना ज़्यादा है. मुझे अभी भी याद है कि मैम मुझे पर्सनली 6 मिनट 43 सेकेंड्स कॉल पे बात की थी, और उसमें मैं पूरा समझाई थी कि ये अभी दोगी तो ऐसा होगा, कोई प्रेशर मत दो, एक ग्रुप भी दोगी तो ठीक है, तुम पहले ध्यान दो मेंटल हेल्थ पे. तो ये सब मैम बहुत गाइड की थी, तो बहुत बड़ा बात है. और मैं सही बता रही हूँ, सारे टीचर्स टाइम नहीं रहता है, सबके पास नहीं रहता टाइम. अगर कोई अच्छा मेंटर गाइड मिल रहा है तो उसको उनको लेकर चलो. सब कोई नहीं ऐसा है, सिलेबस सब कराएंगे, सब कराएंगे, पर यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ स्पून फीडिंग होता है. सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मतलब जो करिकुलम है उसमें तुम किसी का डिफेक्ट निकालना आसान नहीं है, लेकिन जो अच्छे से मेंटर गाइड कर दे, जो सेट डाउन हमारा उसमें साथ में चले, वैसे बहुत कम टीचर्स हैं. और मैम इज वन ऑफ देम. बहुत ज्यादा सबसे बड़ा हाथ होता है तुम लोग का, ठीक है, दैट यू आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट. वी आर टीचिंग एवरीवन बट नॉट एवरीवन इज गेटिंग द रैंक. सो 100% ये तो है भाई कि आप लोगों का बहुत ज्यादा एफर्ट्स होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ ठान लिया ना आप कर लोगे. एंड शी इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसके अंदर फर्स्ट डे से स्पार्क था. शी ऑलवेज यूज्ड टू सिट हियर राइट नाउ वेयर यू आर सिटिंग. आप जहाँ बैठे हो यहीं बैठती थी, ठीक है. और मतलब आई हैव सीन हर जर्नी थ्रू आउट. हाउ वाज शी इन फाउंडेशन, थोड़ा सा इमेच्योर बचपना, इंटरमीडिएट और सेटल हो जाना, चीजों को समझना, ग्रैब करना. तो वो मैच्योरिटी लेवल ना धीरे धीरे आपको कोर्स सिखा देता है. सो इट्स ओके. समझना है कभी आप पढ़ाई नहीं कर, ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है शी हैज गॉट अ रैंक, शी वाज ऑलवेज रेटेड. फाउंडेशन के क्लासेस में ऐसा भी हुआ, शी वाज द मोस्ट टॉपरेटेड, बट स्टिल आई रिमेंबर कि टीचर्स ने आपको बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था फाउंडेशन का. तो कुछ चीज जो है याद रहता है, ठीक है. दैट इज अ बॉन्ड वी शेयर विद यू गाइस. एक बात और बताओ साक्षी, हाउ वाज योर लॉ में हाउ मच योर स्कोर? 76. लॉ में 76 लाना मतलब स्कोरिंग 90% प्रैक्टिकल पेपर. डू यू एग्री दिस और नॉट साक्षी? और लॉ थ्योरी इतना ज्यादा पढ़ा है कि उसमें सिलेक्टिव स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो 76 अच्छा ही एम करो लॉ में. मैम जो पढ़ाती है, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैंने और कोई मैराथन रेफर नहीं किया, छोटा मैराथन लग रहा है ये वाला करके चले जाती हूँ हिंदी जगह. मैम का लर्न होता है. और जो हैंड रिटन नोट्स है बहुत गुस्सा आता है क्लास में कि लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे दाग हो गया, ये हो गया, पर वो हैंड रिटन नोट्स तुक्का जो याद होता है किसी टीचर का, तुम नोट ले लो, मटीरियल खरीद दो, स्कैनर खरीद दो, नहीं याद होगा. हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट. इसी रीजन से तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स क्लास में लिखवाया जाता है. और इससे क्या क्या बेनिफिट होता है? जो क्लास में नोट्स लिखते हो साथ साथ उससे क्या क्या बेनिफिट होता है? राइटिंग स्पीड भी काफी बढ़ जाता है आप लोगों का. सो टेल एवरीथिंग. ये तो राइटिंग स्पीड तो बढ़ता ही है. मेरा लॉ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इवन इफ आई डोंट स्कोर इट, आई वुड हैव बीन सैटिस्फाइड.
आई लव लॉ। और उसके अलावा बात यह है कि मैं फाउंडेशन के स्टूडेंट भी पढ़ाई, तो उनका भी जुर्म निकल गया। अच्छा, तुम लॉ पढ़ाई? पढ़ाई, अच्छा, मैंने very लॉ good, पढ़ाया very good. फाउंडेशन को, तो उसका कितना 56 आया था लॉ में। तो मतलब लॉ का ग्रास्प अच्छा हो जाता है, अच्छा पढ़ाते हैं मैम काफ़ी, मतलब यू कैन नी नो इन एवरी वे। और जो करने का स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले रिस्पेक्टिव कोर्स अपना देखो, ठीक है। तो लेक्चर करो, चैप्टर देखो, अपना स्कैनर खोलो, वो टॉपिक मार्क करो जो स्कैनर में है, और उस समय सब लर्न करो जो स्कैनर में। और एग्जाम के एक मंथ पहले जो है RTP MTP खोलो, और RTP MTP PYQ CMA में MQP होता है, तो ये सब रेफर करो। उसमें लेजिट समझ आ जाता है, चैप्टर तो बहुत इजीली समझ आता है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इस इतने मार्क्स का इसमें आएगा, मतलब क्वेश्चन 2A 2B रहता है, अभी भी याद है मुझे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रहता है, 2A जो होता है पैटर्न पूरा बताया हुआ रहता है, एक वीडियो भी है, देख हाँ। लेना। तो उसके हिसाब से सिलेक्टिव स्टडी करो। तो अपने मतलब जो प्लान है वो बहुत अच्छे से करना, और स्कैनर प्लीज रेफर करना। स्कैनर सब नेग्लेक्ट करता है, अगर स्कैनर से लर्न करने का मन नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं करता, डर लगता है मुझे, तो फिर वो जो हेडिंग है उसको अपना हैंड रिटन नोट्स में मार्क कर दो, टिक मार्क कर दो, फिर वो लर्न करके जाओ। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर तुम इररिलेवेंट चीज लर्न करो तो कोई और कहीं और पढ़ के आगे बढ़ेगा। तो एकदम सिलेक्टिव स्टडी पे ध्यान दो। OMSM में कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं, क्योंकि OMSM का स्पेसिफिक बैच होता है, तो उसमें एकदम बैठो, मैम जो करा रही है तो मैम लेटेस्ट MQP भी सॉल्व कराती है। और मैम का कुछ एक अलग अलग वो होता है मेथड, जैसे एक डिफिकल्ट सा आता है उसमें मैम का वो स्टेयरकेस मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। हाँ, तो वो सब अच्छे से करके जाओ, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दिखेगा कि यू विल स्टैंड आउट। तो ये अच्छा है कि स्पेसिफिक ज़्यादा पढ़ो, ध्यान दो, क्लास में अटेंटिव रहो, ये बेस्ट टाइम है। मैं इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, इसके कारण ही मैंने टर्म रेफर किया, और मैं इतना मिस की हूँ क्लास को। और एक बार छोड़ दोगे आना तो फिर बहुत मुश्किल होता है वापस से आना, क्योंकि वो गैप कवर नहीं होता है। और फिर ऐसा भी लगता है कि बाकी सबको तो ये चैप्टर आता है, मैं जाऊँगी मुझे फोमो होगा, तो ये सब नहीं, यहाँ आकर पढ़ो, बहुत मजा आता है। ग्रुप बनाओ, मस्ती करो, ब्रेक में जाओ, हाँ ब्रेक में जाओ, चाय पियो, अच्छे से लेक्चर करो, और फेस टू फेस का इम्पैक्ट एनी डे लाइव ऑनलाइन से ज़्यादा होता है। तो आओ, मस्ती करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है। अभी पता नहीं कब वापस आएगा, लेकिन हाँ ये बेस्ट टाइम है।